ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम इस तरह से समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो आपने शुरू में पढ़ा होगा कि डेटा टाइप जो आपको बताया गया होगा जावा में जो पढ़ाया था, तो डेटा टाइप क्या होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। यस प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता था ना, प्रिमिटिव। यस सर, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टू हाँ, टाइप्स के। एक होता था नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो यही चीज़ अब प्रिमिटिव में क्या क्या आता था। प्रिमिटिव में आता था आपका ये सब आता था। इंट हो गया, ठीक है, डबल है, और आपका कैर है, इसके अंदर आपका फ्लोट है। ठीक है, तो ये सब आता था इसके अंदर। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आता था, एरे आता था। ठीक है, और एरे के बाद आपका इसके अंदर, अब हम और थोड़ा सा इसको डीपली डिफाइन करेंगे, तो वैसे तो इसके अंदर होता था लीनियर और नॉन लीनियर करके होता था। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव को जब हम डिफाइन करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव में दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है लीनियर, लीनियर डेटा डेटा टाइप। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर। ठीक है, तो अब लीनियर में किस तरह का डेटा होता है। लीनियर में ये चीज़ होती थी, जैसे आपके लीनियर में किस तरह का होता था, जैसे इसमें आपका हो गया एरेज हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास होती है। इसके बाद हमारे कलेक्शन आ जाते थे इसके अंदर। ठीक है, कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती थी। कलेक्शन में जैसे आपका हो गया लिस्ट हो गया, सेट हो गया, ठीक है, क्यू हो गया, मैप हो गया। तो ये सब इसके अंदर हमारा जो है कलेक्शन के अंदर आता था। इसी तरह से नॉन लीनियर में क्या आता था, नॉन लीनियर में ग्राफ्स आते थे और ट्रीज आते थे। ट्रीज अगेन कलेक्शन के अंदर ही होता है, वो हम वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो कलेक्शन आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसके अंदर लीनियर टाइप का, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा टाइप है, तो जिसमें आज हम कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी जब एरे था, तो हमें एरे के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास जब एरे अवेलेबल है, किसी भी, यार क्या कर रहा हूँ ये। अच्छा हाँ, जब हमारे पास एरे अवेलेबल था, तो एरे में हम क्या करते थे, मल्टीपल जो है डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। कि जैसे अगर मुझे चाहिए इंटीजर में, चाहिए इंटीजर में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो इंट आई इक्वल, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस तरह से मैं डिफाइन कर दूंगा इसको कि भाई मुझे 10 लेंथ के इंटीजर वैल्यू चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से मैं इंट डिफाइन कर दे रहा हूँ, इंटीजर डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब अगर जैसे मैंने क्या करा, मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू इंटीजर टाइप की कहीं पे स्टोर करानी है, तो ये कंटेनर की तरह काम करता है। एरे एरे के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो अब ये कंटेनर है, इसके अंदर 10 से, इसमें इसमें जो है 10 तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे 11वीं वैल्यू स्टोर करानी है, तो मुझे अगेन एक और मुझे जो है इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसमें मैं 10 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराऊंगा। अब यहाँ पे 15 तक का मैं स्टोर करा सकता हूँ। तो मुझे क्या परेशानी क्या हो रही थी कि बार बार जो है हमें इसमें क्या होता था कि बार बार हमें नया एरे डिफाइन करना पड़ता था, जैसे ही हमारे पास डेटा बड़ा होता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक आगे हमारे पास जो हमारे पास इन्होंने कलेक्शन फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया, उसमें क्या फ़ायदा हो गया कि इसमें हमें कई सारे फीचर्स मिल गए। कई सारे फीचर इन द सेंस कि जो हमें इसमें पहले जो हमें डिफ़ाइन करना होता था कि साइज़ की जो प्रॉब्लम थी, कि हमें साइज़ ऑलरेडी जो है डिफ़ाइन करना पता पड़ता था, तो इसमें लिमिटेड होता था। अब इसके अंदर हमारे पास नो लिमिट हो गई इसके अंदर। तो साइज़ में हमारे पास जो एरे में लिमिटेड होता था, वो हमारे पास कलेक्शन में क्या हो गया, उसकी लिमिट हमें अब जो है कलेक्शन में क्या हो गया, नो लिमिट हो गई। कि अब ये क्या करता था, इसका कलेक्शन का क्या फ़ीचर होता है कि जैसे ही मेरे पास मेरा जो लेंथ है वो 10 तक पहुंचेगी, और मैं 11वां कैरेक्टर या 11वां कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर में इंसर्ट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिक अपना जो है साइज़ बढ़ा लेगा। तो इसका क्या, इससे क्या फ़ायदा हो, कि हमें नया एरे डिफाइन नहीं करना पड़ रहा बार बार, वो अपने आप ही रीसाइज कर रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा था, कलेक्शन से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये अपने आप को रीसाइज कर लेता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमें रिसाइजेबल का हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें अब एरे में मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया। अब मैं इंटीजर मैंने जब डिफाइन कर दिया, तो इंटीजर में डिफाइन करने के बाद मैं इसके अंदर दूसरी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता। एक बार मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ।
ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों का बैच के नाम से ये बना लिया है, और इसके अंदर ये मैंने एक पैकेज बनाया है लिस्ट। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, और क्लास में अगर मैं चाहूँ, एक मिनट में देखते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस, ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल नाम दे दिया है इसका, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो मेन मेथड सबसे पहले स्टार्ट होता है, आगे चलते हैं। तो अब जैसे मैंने इंट टाइप का एरे बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, ए आर आर इक्वल न्यू इंट, ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी, यहाँ पे छोटा बना लेते हैं 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्टोर करा लिया। अब यहाँ 0 इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड, तो अब देखो, अगर मैंने इसमें ये तो डाल दिया, अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर करा सकता हूँ? तो यहाँ पे मैंने जैसे ही स्ट्रिंग डाला, तो इसने मुझे क्या दे दिया कि ये कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, तो ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है कि मैं इसमें इंटीजर वाले इंटीजर टाइप के एरे में स्ट्रिंग में इंसर्ट कर सकूं। इसके अलावा मैं चाहूँ तो क्या मैं इसमें फ्लोट में डाल सकता हूँ, फ्लोट वैल्यू जैसे 2.9 एफ। तो ये मुझे ये भी अलाउ नहीं कर रहा, मतलब इंटीजर के अलावा ये मुझे कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं कमेंट। अब आ जाते हैं एरे, अब आ जाते हैं कलेक्शन में। ठीक है, तो मैंने क्या डिफाइन किया है, कैरे लिस्ट, और एरे लिस्ट, लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, अब मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया, तो इसमें ऐड के थ्रू करते हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले ये क्या है, इंटीजर मैंने डाला इसके अंदर, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसके अंदर इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया स्ट्रिंग। अब अगले वाले में मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरह से अगले में मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मैं फ्लोट ऐड करवा रहा हूँ। तो देखो मल्टीपल डेटा सेट ये स्टोर कर, डेटा टाइप ये स्टोर कर रहा है ना। यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार, एस वाई एस ओ करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिस्ट करा। तो अब क्योंकि ये तो अब मैं इसको अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये सारा का सारा स्टोर कर लेगा एक लिस्ट के अंदर। तो देखो यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो ये 10 हमने डाला, ए बी सी हमने डाला, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, हर तरह का डेटा ये स्टोर करवा पा रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, कि मल्टीपल टाइप का जो डेटा जो हम स्टोर करवा पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और ये क्या होता है, एरेज क्या होते हैं, ये होते हैं होमोजीनियस। होमो यानी कि सेम, तो ये क्या है, सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करा सकता है। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो रीसाइज़ की हमें इसका फ़ायदा क्या मिला कि रीसाइज़ कर लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसमें हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए बीच में। नहीं ठीक है सर, क्लियर है ये। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर भी हम करा पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि साइज़ फिक्स कैसे कर सकते हैं। अब इसी में आ जाते हैं वापस से। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें मैंने क्या किया, इसको 5 मैंने डिफाइन कर दिया है, और इसको इसी के हिसाब से चलते हैं, 11 मैंने डिफाइन कर दिया। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ, तो ये यहाँ तो ले ले रहा है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 डिफाइन किया है, अब मैं इसको अगर आइट्रेट कराता हूँ फॉर लूप में, फ़िलहाल इसको हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको कमेंट कर दिया है, ओके। तो फॉर ईच लूप चलाते हैं पहले। इंटीजर टाइप का है, एक्स कॉलन ए आर आर एस वाई एस ओ, और यहाँ पे एक्स। तो देखो मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे ये क्या कह देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड।
कि भाई 5 का हमने एरे डिफाइन किया है, इससे ज़्यादा जा रहे हैं, हमने क्या किया इसके अंदर 5 से ज़्यादा ले गए, हमने 5 की लिमिट दी थी, जबकि हमने स्टोर इसमें हम 6 करा रहे हैं। तो इसी वजह से इसने क्या कर दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दी। ठीक है, हालांकि अगर मैं इस तरह से इसको करता हूँ तो अब ये मेरे को प्रिंट करा देगा सारे। तो यहाँ पे ये 5 के 5 इसने प्रिंट करा दिए। तो ये लिमिटेशन है ना साइज़ की, अगर मैंने 5 डिफाइन कर दिया है, अगर मुझे चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट स्टोर हो तो मुझे इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चलेगा इसके अंदर, अब ये 6 हमने इसको दिए हैं तो 6 के 6 इसने स्टोर करा दिए। पर यही चीज़ अगर हम एरे लिस्ट में देखें तो एरे लिस्ट में हमें क्या चीज़ मिल रही है, एरे लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज़ स्टोर करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 वैल्यू स्टोर कराता है। ठीक है, साइज़ इसका बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ रहता है 10, और उसके बाद क्या करता है, ये अपना साइज़ बढ़ा लेता है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको हम करते हैं, ये वाला, तो अभी कितने हो गया, तो एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 10 से ज़्यादा साइज़ हो गया है। ठीक है, अब क्या ये प्रिंट करवाएगा या ये भी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा, तो लिस्ट करते हैं यहाँ पे, अभी इसको भी मैं वैसे ही चला के दिखाऊंगा जैसे आप कह रहे हो। तो देखो ये इसने स्टोर कर लिया, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। हालांकि ये साइज़ ज़्यादा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका साइज़ ज़्यादा हो गया है, बट इसने फिर भी इसको स्टोर करा लिया। तो ये क्या करता है, मल्टीपल जो हमारा साइज़ होता है, ये अपने आप अपने साइज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो इसमें हमें एक ये दो चीज़ें तो पता लगी कि हमें क्या फ़ायदा है कि हेट्रोजीनियस होता है और अपने साइज़ को ये स्टोर करता है। इसके अलावा अगर मुझे इसमें कुछ फंक्शंस ये ऐसे देता है, कलेक्शन, जिसमें हमें क्या होता है, एरे अगर हम यूज़ करेंगे तो हम उसकी हेल्प से वो चीज़ हमें उसको राइट करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मुझे कुछ रिमूव करना है तो मुझे अलग से लूप चला के रिमूव करना पड़ेगा, और मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे लूप के अंदर ये ला के ऐड करना पड़ेगा या मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं अगर दूसरे एरे लिस्ट को दूसरे कलेक्शन यानी दूसरे डेटा सेट को इस डेटा सेट में ऐड कराना चाह रहा हूँ तो मुझे फिर लूप चलाना पड़ेगा। तो एरे में क्या करना है, हम हर चीज़ में हमें लूप चलाना पड़ रहा है, तब जाके हम उसके अंदर कुछ कर पा रहे हैं। और इसमें कलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनको हम लगा के यूज़ करके हम उसमें अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन भी हमें मिलते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाता है, इससे हमारा वक्त बच जाता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लूप वगैरह चला के हमें वो करना नहीं पड़ रहा है, हम एक मेथड का रीयूज़ करके उसको हम कर पा रहे हैं। तो ये होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क के फ़ायदे। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, तो कलेक्शन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्शन में हमारे पास दो तरह के फ्रेमवर्क आते हैं, और ये इसका जो होता है जावा डॉट यूटिल जो पैकेज होता है इसी के अंदर आता है। तो जावा डॉट यूटिल जो पैकेज होता है उसमें हमारे पास दो तरह के जो इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, और दूसरा होता है जावा डॉट यूटिल डॉट मैप। ठीक है, अब फ़र्क क्या है, फ़र्क देखो, ये क्या है, सिंगल वैल्यू का डेटा सेट जो होता है वो स्टोर कराता है। सिंगल वैल्यू यानी कि एक बार में इस तरह से, यानी कि 3 5 6 इस तरह से सिंगल वैल्यू के एरे टाइप का डेटा होता है। ठीक है, बट जबकि ये क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। तो इसका डेटा किस तरह से होता है, इसका डेटा इस तरह से होगा कि कॉमा ए 1 21 और B 23 और इस तरह से C। तो ये मल्टीपल, ये मतलब की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। तो की हमेशा यूनिक रहती है जबकि वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। अभी यहाँ तक मुझे बताओ, किसी को कन्फ्यूजन है इसके अंदर, कुछ भी पूछना है? नहीं 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 जी। ठीक है, तो अभी किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, फिर आगे हम चलेंगे तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए वजह से मैं अभी इसको आपको इतना ही
बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये लाइन नंबर सर, ये जो लाइन नंबर 15 या 16 में जो फॉर ईच लगाया है, वो थोड़ा बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये आइट्रेशन जो इसकी बता रहे हो ना, ये हमने, हाँ ये बेसिकली फॉर ईच भाई। लूप, फॉर ईच लूप होता है, ठीक है। इसको हम एडवांस फॉर लूप भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लूप का पार्ट है बेसिकली। तो ये एक तरीका होता है किसी भी एरे को या फिर किसी भी लिस्ट टाइप के एरे को, लिस्ट को आइट्रेट करने का। तो जहाँ पे आपके पास एरे आ जाता है, आप चाहते हैं एक एक एलिमेंट, आप क्या करते हैं, स्टोर, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, तो वो आप एडवांस फॉर ईच लूप या एडवांस फॉर लूप से स्टोर कराते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये कैसे काम करता है। इसमें क्या था कि हमारे पास एरे है, एरे में ये डेटा स्टोर हो रखा है, ठीक है। हाँ ये हाँ, वैल्यू हमारी एरे के अंदर स्टोर हो रखी है। तो अब फिक्स यहाँ वैल्यूज। पे क्या कर रहा है, ये इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले ये क्या पूछता है जब हम फॉर लगाते हैं, तो ये पूछता है कि भाई ये एरे जो है, ये इसका डेटा टाइप क्या है, कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर था, इंटीजर टाइप का एरे था ना, ठीक है। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें से क्या करना है, कि इसमें से एक एक वैल्यू, बेसिकली एक आपके पास ये बॉक्स है, इस तरह से समझो कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में आपके पास लेट्स सपोज चॉकलेट्स रखी हुई हैं या फिर बुक्स रखी हुई हैं। आपके ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपके पास ये बुक्स रखी हुई हैं, लेट्स सपोज ये बुक्स हैं, 6 बुक रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर में क्या करना है कि ये एक एक करके आप ऊपर से बुक उठाएगा, ठीक है, एक एक करके जीरो से बुक उठाएगा, तो उसको आपको उठाने वाले को हमें कंटेनर में देना है। तो बेसिकली एक इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, तो एक मग से हम जो पानी निकाल रहे हैं ना, तो वो मग जो है वो हम एक वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ लिया सर। ठीक है, यहाँ और पे हाँ, करके आ रहे हैं कि जो एक्स की ये एरे की वैल्यू है एक्स में डालना है, जो कि इंटीजर टाइप है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। और ये क्या है, क्लियर। ये हमारे यहाँ पे एरे है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एरे में से वो एक एक करके वैल्यू उठा रहा है और यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, बस ये होता है इसके अंदर एडवांस फॉर लूप में, क्लियर हो गया सर, वही ठीक है ना। थोड़ा सा डाउट था, क्लियर है सर। हाँ, तो इस तरह से हम इसको चलते हैं, करते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम कलेक्शन में सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जो है एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ये भी इंटरफेस है, ठीक है, ये भी इंटरफेस है और ये भी इंटरफेस है, ठीक है। तो कलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, ठीक है। कलेक्शन में हमारा आता है लिस्ट आता है, ये अगेन ये लिस्ट इंटरफेस के अंदर इंटरफेस है, ठीक है। लिस्ट आता है, लिस्ट के बाद हमारा ये सेट आता है, सेट के बाद हमारा आता है क्यू, लिस्ट सेट और क्यू होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो मैप होता है, मैप में क्या आता है, मैप में हमारे पास आता है, मैप बेसिकली अपने आप में कंप्लीट है। तो मैप के अंदर भी होते हैं इससे थोड़े से, इसके अंदर हैश मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप हो गया, ठीक है, ट्री मैप हो गया, तो ये सारे वेक्टर मैप। वेक्टर भी आता है ना सर। वेक्टर इसके पार्ट होता है, वेक्टर जो है बेसिकली लिस्ट का ही पार्ट होता है, लिस्ट के अंदर वेक्टर क्लास है। ये सारे अभी इंटरफेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब इंटरफेस हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी। हालांकि ये अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर डालें ये क्लास हैं, बट ये भी इंटरफेस है। तो अभी मैं इसका भी आपको मैप दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले अभी हम जब बात करेंगे, हम पहले कलेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैप पे आएंगे। तो ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, कलेक्शन और मैप जो होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कलेक्शन पे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पे बात करेंगे। तो कलेक्शन बेसिकली, ये मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ पहले, आपको अच्छे से जब तो समझ में आएगा। एरे लिस्ट जो पढ़ाया अभी आपने, तो ये किसका पार्ट है? एरे लिस्ट आपका कलेक्शन का पार्ट है, कलेक्शन में भी जो है लिस्ट आता है, लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट आता है, मैं अभी दिखाता हूँ ओके। कलेक्शन। तो हाँ, तो कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये सब जो ब्लू में दिख रहे हैं ना, ये सारे इंटरफेस हैं। तो ये क्या है कि आइट्रेबल इंटरफेस है। सबसे पहले इन्होंने आइट्रेबल इंटरफेस बनाया, उसको इन्होंने कलेक्शन इंटरफेस के से, कलेक्शन इंटरफेस ने इसको इनहेरिट किया, ठीक है। और फिर कलेक्शन इंटरफेस के बाद हमारे पास आ जाता है, कलेक्शन इंटरफेस को आगे फर्दर जो है 3 इंटरफेस में डिवाइड हो गया। इनकी अलग अलग खास बात है, वो मैं अभी बताऊंगा। लिस्ट इंटरफेस है, क्यू है और सेट है। तो लिस्ट इंटरफेस में क्या होता है, तो ये इस कलेक्शन के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है लिस्ट सबसे पहला, दूसरा होता है हमारे पास क्यू और तीसरा होता है सेट, ठीक है। तो अब लिस्ट लिस्ट में किस तरह का डेटा आता है,
लिस्ट हमारा डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। लिस्ट में हर तरह का डेटा आप डाल सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा भी ले लेगा ये, इंसर्शन ऑर्डर भी फॉलो करेगा, जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो उस ऑर्डर में ये लेगा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेसी जब आपको चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपका डेटा कैसा आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, कैसा आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, तो ये उस तरह का डेटा आप लिस्ट के अंदर डालेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है एक ऑर्डर में आए, यानी कि असेंडिंग, और एक मतलब एक फीफो और लीफो मेथड के अंदर आए, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड में आए, तो आप क्या करेंगे, क्यू में आएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर, ये क्यू के ऑर्डर में आपको चलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो ऑर्डर होगा ये क्यू वाले ऑर्डर पे चलाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पास यूनिक वैल्यू है, डुप्लीकेसी ना आए, तो उसके लिए आपको सेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट जो लिस्ट होता है वो डुप्लीकेसी एक्सेप्ट कर लेता है, तो किसी भी तरह का डेटा है वो आप लिस्ट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये इंटरफेस हैं अगेन। अब इस हर एक इंटरफेस की अपनी अपनी क्लासेस हैं। तो लिस्ट इंटरफेस में कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, एरे लिस्ट आ जाती है, लिंक लिस्ट आ जाती है, और ये वेक्टर और स्टैक, ये क्या है, लेगेसी क्लासेस हैं। लेगेसी क्लासेस क्या है, जब जेडीके 1.0 आया था, तो जब 1.0 में स्टार्टिंग में जब जावा आया था जेडीके 1.0, तो उसके अंदर ये वाली क्लासेस इंक्लूड थी। उसमें कुछ कमियां थी, जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट बनाया। बट ये क्लास जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं करी, ये क्लास फिर भी चल रही हैं। तो इनके अंदर कुछ फ़र्क होता है, जो इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो इसके अंदर पूरी करती हैं, और कुछ कुछ खासियत भी हैं जिसके अंदर जो इनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे कि जो लेगेसी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, और ये वाली जो नॉन लेगेसी क्लास हैं ये सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं। सिंक्रोनाइजेशन और नॉन सिंक्रोनाइजेशन शायद आपको ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ एक बार। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब सिंक्रोनाइज होता है तो वो सिंगल थ्रेड में चलता है, वो मल्टीपल थ्रेड में नहीं चलता है। बेसिकली इस तरह से कह सकते हैं कि जब आपको कुछ भी आपको डेटा प्रोसेस कराना है, तो वो क्या करेगा, वो वन बाय वन चलाएगा, ठीक है। मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलाएगा, तो कि पहले वाला पहले पहले एक चलेगा, फिर मतलब एक बार में एक ही काम करेगा वो। तो आपके पास 10 ऑर्डर, आपको 10 रिक्वेस्ट प्रोसेस करानी है, लेट्स सपोज करो यहाँ पे आपका ये डेटा पड़ा हुआ है, ये आपका डेटा है, इसके अंदर आपको एक एक प्रोसेस करानी है रिक्वेस्ट, ठीक है। ऐसे सपोज करके चलो, तो ये पहली बार में इसको इसको चलाएगा, ठीक है। ये बाकी सारे क्यू में वेट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। तो इसमें एक बार में एक ही का फोकस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन। इसको थ्रेड सेफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है बट ये स्लो होता है, क्योंकि एक एक करके अगर चीज़ों को प्रोसेस करना जा रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, डेटा डेटा सेफ ज़्यादा रहता है, डेटा सेफ्टी ज़्यादा रहती है, एक्यूरेसी इसके अंदर अच्छी होती है। बट जो थ्रेड सेफ नहीं होता, जो नॉन सिंक्रोनाइज होता है, उसके अंदर थ्रेड सेफ नहीं होता है वो, और उसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी थोड़ा कम होती है। अब जो नॉन सिंक्रोनाइज होता है उसमें क्या होता है कि वो क्या करेगा, वो स्प्लिट कर देगा, कि वो क्या करेगा, मल्टीपल थ्रेड असाइन कर देगा, कि भाई तीन इसमें चला लेगा। अगर हमने 2 थ्रेड असाइन करें तो वो क्या करेगा कि तीन एक थ्रेड में चलेंगे और तीन दो थ्रेड में। ये इस तरह से कि यहाँ पे एक ही बंदा असाइन कर रखा है इन्होंने, एक ही बंदा असाइन कर रखा है, वो सारे काम कर रहा है। और जो नॉन सिंक्रोनाइज है उसके अंदर 2 बंदे या 3 बंदे असाइन कर रखे हैं, वो उन काम उनके अंदर डिवाइड हो रहा है। तो अगर सारे लोग एक जैसा काम तो करते नहीं है, हो सकता है कोई अच्छा काम करे, कोई खराब काम करे। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डेटा सिक्योरिटी जो एक्यूरेसी होती है वो कम रहती है। तो अभी जब हम आएंगे तो देखेंगे उसको हम। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे फीचर भी हैं जिसमें हम इन वाले डेटा को, जो कि थ्रेड सेफ नहीं होते, इनको थ्रेड सेफ या सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, और ये लेगेसी मेथड जो होते हैं ये सिंक्रोनाइज होते हैं। तो ये जेडीके 1.0 में आए थे, और ये जेडीके 1.2 में लॉन्च हुए थे। जितने भी लेगेसी मेथड हैं, लेगेसी मेथड मैं बता देता हूँ कि कितने हैं हमारे पास। देखो ये 2 लेगेसी मेथड हैं जो हमारे लिस्ट के अंदर आते हैं, और इसके अंदर हमारे पास आता है एक टेबल आता है, हैश टेबल आता है बेसिकली, यहाँ इसके अंदर नहीं है। हैश टेबल आता है हमारा, वो भी हमारा नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। वो सॉरी, हैश टेबल हमारा लेगेसी मेथड है, वो भी हमारा सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो ये 1.2 वर्जन में आए थे, और ये सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे 1.2 के अंदर आए हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है कि क्या चल रहा है। ये ऑरेंज वाली हैं ये सारी क्लासेस हैं, और ये जितने भी ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे इंटरफेस हैं। तो ये इनको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से इसको इनहेरिट कर रहे हैं, और एक्स एक्स मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आगे इनके मेथड को रीयूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, आ जाते हैं
एरे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो एरे लिस्ट के हम एक बार यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन करके बताया था। अब इसमें आगे चलते हैं। सर अभी जो आपने टर्म यूज किया था सिंक्रोनाइज वाला, हाँ तो जी। वो स्ट्रिंग बफर बिल्डर में भी आता है ना? हाँ, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो बेसिकली जो स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती थी हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता था वो इम्यूटेबल होता था। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर लगाया। स्ट्रिंग बफर जो होता है वो सिंक्रोनाइज होता है, स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज नहीं होता है। हालांकि आप अगर देखोगे छोटे डेटा पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मिली सेकेंड का फर्क आता है। बट अगर बिग डेटा पे आप जाओगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है उसकी वजह से टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होता है, जबकि बिल्डर जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है, वो थोड़ा सा जल्दी काम करता है, ठीक है। और इसके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास आता है, जब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में, जब लिस्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लिस्ट को पकड़ के चल रहे हैं। पहले हम लिस्ट डिफाइन करेंगे। लिस्ट में एरे लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट आता है, वेक्टर और स्टैक, इनके अपने अलग अलग काम हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है कि अभी जो मैंने डिफाइन किया है उसको लेके? नो सर। सभी को नो चीज़ सर। ठीक है। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एरे लिस्ट आता है। एरे लिस्ट क्या है? क्लास है। एरे लिस्ट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास, किसी भी क्लास के अगर हमें मेथड को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है? उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस क्लास में मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ भी डेटा इसके अंदर ऐड करना है तो मेरे पास एक मेथड देता है ऐड के नाम से मेथड, ठीक है। तो ऐड मेथड में क्या हो सकता है कि जो भी मुझे ऐड करना है वो लिस्ट डॉट ऐड करके मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे 45 मैंने ऐड करा लिया, तो ये इसके अंदर ऐड हो गया। इसी तरह से लिस्ट डॉट ऐड मेथड के अंदर मैंने फिर यहाँ पे ये वाला ऐड करा लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं जितने चाहूँ उतने मैं ऐड करा सकता हूँ। 78, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने तीन मेथड इसके अंदर, तीन जो है मैंने वैल्यू इस लिस्ट के अंदर स्टोर करा ली। तो ये एक तरीका होता है इसके अंदर हम स्टोर कराने का, ठीक है। तो ये कैसे स्टोर हो रही हैं? तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट में इस तरह से लिख दिया, और मैंने यहाँ पे इसको जब मैं रन करूँगा तो ये सारी की सारी एक लिस्ट के अंदर लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट में क्या काम करता है? तो एरे लिस्ट की क्या खास बात होती है कि ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। इंसर्शन यानी कि जो आप पहले डालोगे वो पहले आएगा, बाद में डालोगे वो बाद में आएगा। तो देखो कैसे हो रहा है। मैंने सबसे पहले 45 स्टोर कराया, तो सबसे पहले इसने 0 पे 45 डाला। फिर 67 मैंने स्टोर कराया तो इसने 67 इसने स्टोर करा, फिर 78। अब अगर ये डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करवा लेता है, लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है। लिस्ट में क्या हो सकता है, हम डुप्लीकेसी भी चलती है। तो अब मैं क्या करूँगा, 45 को मैं दोबारा स्टोर करवा रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि क्या ये दोबारा से इसको स्टोर करवा पा रहा है। बिल्कुल, देखो पहले भी 45 है, दोबारा भी आ गया। तो ये क्या हो रहा है, हमें दो तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई इसके अंदर कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जिस हिसाब से मैं उसको इंसर्ट करा रहा हूँ उसी हिसाब से ही इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है। इंडेक्सिंग कैसे फॉलो कर रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। कि अब मुझे पता करना है कि इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डॉट गेट। गेट से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं उसकी जो भी इंडेक्सिंग पोजीशन होती है वो। यानी कि यहाँ पे मैंने ज़ीरो जो लिखा है, तो ये ज़ीरो पोजीशन पे इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको गेट करेगा। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन पे हमारा 45 है, तो देखो इसने 45 को प्रिंट करा लिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा कि भाई इसकी टू पोजीशन पे क्या है, तो टू पोजीशन पे इसका 78 है। तो अगर मैं रन करूँगा तो ये मुझे क्या गेट करके देगा, ये मेरे को गेट करके दे रहा है 78, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करके दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंडेक्स के हिसाब से इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है, और इंडेक्स मेरे को ये गेट करके दे रहा है उसका, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है गेट मेथड होता है। अब मुझे मुझे पता करना है कि ये जो लिस्ट है इसका साइज़ क्या है। एरे में हमारे पास लेंथ नाम का वेरिएबल होता था जिसके हिसाब से हम उसकी लेंथ निकाल लेते थे। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि लिस्ट के अंदर, या फिर कलेक्शन कह लो, कलेक्शन के अंदर हमारे पास साइज़ नाम का मेथड होता है। तो साइज़ बेसिकली कलेक्शन का होता है। किसी साइज़ जो होता है, साइज़ जो मेथड है वो आपका यहाँ से आया है, ठीक है। एरे लिस्ट का स्पेसिफिक नहीं होता, वो यहाँ पे बना हुआ है,
ठीक है, तो वो ये वाला मेथड जो है इसमें भी चलेगा, साइज मेथड इसमें भी चलेगा, साइज मेथड इसमें भी चलेगा। तो कलेक्शन के जो मेथड है पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये रहे कलेक्शन के जो अपने अपने मेथड हैं वो ये है। एक मिनट। एक तो इसका साइज मेथड है। ठीक है, एक इसका आइटरेट मेथड है। ठीक है, जो सब में चलेगा। एक इसका क्लियर मेथड है। ठीक है, और इसका ऐड ऐड ऑल मेथड है। ठीक है, ये चलेगा इसमें। एक मिनट, ये ऐड ऑल जो है ये लिस्ट का है, तो ठीक है, ये तीन मेथड जो हैं ये जो हैं ये कलेक्शन के हैं। ये तीन मेथड जो हैं ये कलेक्शन इंटरफेस के मेथड है। ठीक है, तो ये आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूज होना होता है तो यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, लिस्ट में आएंगे। लिस्ट अगेन किसको इनहेरिट कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट एरे लिस्ट जो है किसको लिस्ट को करता है, और लिस्ट अगेन किसको करता है? एक मिनट, सीक्वेंस कलेक्शन आ रहा है, और ये रहा कलेक्शन। ठीक है, तो ये कलेक्शन इंटरफेस आ गया। कलेक्शन इंटरफेस के देखो, एक तो ये साइज मेथड है इसका। ठीक है, एक इज एम्प्टी मेथड इसका अपना है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं। एक तो इज एम्प्टी मेथड हो गया, और ये इसका अपना मेथड एक ये साइज मेथड है इसका। तो ये हमें किसी भी लिस्ट का साइज हमें देगा। ठीक है, इसी तरह से इज एम्प्टी हमें ये बताएगा कि हमारा जो लिस्ट है, जो हमारा कलेक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कंटेंस मेथड होता है। कंटेंस मेथड ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ढूंढ रहे हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आइट्रेटर होता है। आइट्रेटर आइट्रेट करने के लिए यूज़ होता है, वो कैसे आइट्रेट करता है वो हम देखेंगे। तो किसी भी चीज़ को आपको आइट्रेट कराना है टू एरे, किसी भी चीज़ को आपको एरे में बदलना है, किसी भी एरे को, किसी भी कलेक्शन को आपको एरे में बदलना है, तो आप उसको टू एरे से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके जो मेथड है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं इसके। ठीक है, ये ऐड मेथड है, ये सब में यूज़ नहीं होता, जो मेन मेथड है मैंने वो आपको दिखा दिए। ठीक है, तो ये वाले जो मेथड्स हैं ये आप इस तरह से इसके कलेक्शन के जो मेथड है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, वापस से आते हैं अपने इस पे। तो हमने क्या किया कि हमें ये पता लग गया कि भाई इंडेक्सिंग फॉलो हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर ले रहा है, और ये साइज़ मेथड होता है जो हमें बताता है कि इसका साइज़ क्या है। तो हमारे पास कितनी है, ये चार हमने इसके अंदर स्टोर कराया, तो मुझे पता करना है कि इसका साइज़ क्या है। तो देखो, यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट, यानी कि ये वाला एरे लिस्ट डॉट साइज़ मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा? ये साइज़ बताएगा। साइज़ हमें चार है तो चार रिटर्न करेगा ये। ठीक है, फोर रिटर्न कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, डॉट ऐड, और मैंने यहाँ पे 90 डाल दिया। अब साइज़ कितना हो गया? अब साइज़ हो गया 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा? अब ये 5 रिटर्न करेगा। तो ये इस तरह से ये हमें रिटर्न करके दे रहा है।